जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, मूडीज ने एक बार फिर कंफर्म कर दिया है कि इंडिया की इकोनॉमिक इंजन ग्रोथ स्लो डाउन के ग्लोबल हवा के बावजूद भी फुल स्पीड पर है। रेटिंग्स एजेंसी का कहना है कि 2027 तक इंडिया की ग्रोथ 6.5 के आसपास स्टडी रहेगी। ये वो नंबर है जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज को पीछे छोड़ देता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, राइजिंग कंजम्पशन, डिजिटल एक्सपेंशन, लॉजिस्टिक अपग्रेड, ये सब इंडिया को एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ दे रहे हैं और आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन साथ ही एक बड़ा सवाल ये भी है जो मूडीज ने हाईलाइट किया है, वो ये कि जो प्राइवेट सेक्टर केपेक्स है वो अभी भी कॉशियस है। आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे और हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, आपका बहुत स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, मूडीज का जो 6.5% फोरकास्ट है, क्या ये इंडिया की जो एक्चुअल ग्राउंड मोमेंटम है उसको अंडर एस्टिमेट करता है या ओवर एस्टिमेट? क्या आपको ये जो प्रिडिक्शन है कितनी सटीक लगती है? सही है, ओवर है या फिर अंडर एस्टिमेट कर रही है? अंबर जी, इस साल जो Q1 ऑफ FY 25-26 जो अप्रैल से लेके जून महीने का जो जीडीपी का फिगर आया है, दैट वाज 7.8%। ठीक है, ये Q1 का है। Q2 का जो जून से लेके जो जुलाई से लेके सितंबर 30 2025 का है, फोरकास्टेड है इट विल बी 7.2। तो मोदी ने बहुत ही कंजर्वेटिव एक तरह से प्रेडिक्शन दिया और उन्होंने ये भी बोला है कि 2026 और 2027 में भारत की जो ग्रोथ रेट रहेगी वो अप्रोक्सीमेटली 6.5% रहने वाली है। ग्लोबल इंजन ऑफ ग्रोथ जो होगा वो भारत ही रिस्पॉन्सिबल होगा। चाइना की ग्रोथ रेट एक तरह से वो बता रहे हैं अराउंड 4.8% होने वाली है। इसमें बहुत सारे मेजर्स जैसे आपने बताया है उससे बहुत फर्क पड़ा है। देखिए, आपको मालूम है कि भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताया था डोनाल्ड ट्रंप ने। उसके बाद यहाँ पर ऑपोजिशन भी उन्होंने वो नैरेटिव पकड़ा और उसको वापस रिपीट किया। एक तरह से देश के अंदर ग्लूम का जो एक तरह से बोलते ना ग्लूम एंड डूम का सिनारियो पेंट किया जा रहा था कि भारत बर्बाद होने वाला है, अमेरिकन टैरिफ लग चुका है, भारत के उद्योगों को फर्क पड़ने वाला है, यहाँ पर किसानों को एक तरह से फर्क पड़ेगा, यहाँ पे आर्टिजन्स जो है कारीगर है को फर्क पड़ेगा, जो मछली उद्योग में है, मराइन एक्सपोर्ट्स में है, उनको फर्क पड़ेगा, लेदर्स इंडस्ट्री को फर्क पड़ेगा। और भी जो कंसंट्रेटेड थे तो ये भी बोल रहे थे कि बहुत मास एम्प्लॉयमेंट भारत के अंदर चालू हो जाएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अभी इनफैक्ट एक्सपोर्ट के फिगर्स आए हैं जो बताते हैं कि भारत की इकोनॉमी जो है 6.5% हमारा एक्सपोर्ट्स इस बार बढ़ा है। और कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि भारत के ने जो स्टेप्स लिए हैं जिसमें हमने अपने रिश्ते बहुत सारे कंट्रीज के साथ हमने ट्रेड एग्रीमेंट किया है, हमने वहां पर एक तरह से एक्सपोर्ट ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन किया है। उसके बावजूद देखिए कि अमेरिका ने टैरिफ लगाए 50%, उसके बावजूद आवर एक्सपोर्ट्स ग्रो बाय 6.75%। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और देखिए, सरकार ने डोमेस्टिक डिमांड बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स में लिमिट जो पहले 7 लाख रुपए थी वो 12,75,000 कर दी है। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो और आपकी इनकम 12,75,000 है, आपको अभी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। इससे क्या होगा, लोगों के लिए बहुत टैक्स बचत हो गई है। अब जब लोगों की टैक्स बचत हुई है तो उसका कंजम्पशन इकोनॉमी में उसका कंजम्पशन बढ़ता रहता है। एक और एक चीज आप ये देखिए, जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो बढ़ा है अराउंड मेरे ख्याल से 12.92 लाख करोड़। जो इनकम टैक्स कलेक्शन है वो बढ़े हैं अराउंड 8 to 10%, वो भी बढ़े हैं। अब ये भी देखिए कि भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट करता है हमारा जीएसटी। अक्टूबर के अंदर जब सितंबर 22 2025 को जब नए रेट आए थे तो 12% और 28% वाला स्लैब को हटा दिया गया।
12% में जो आइटम थी उनको 5% में शिफ्ट किया गया, 28% में जो आइटम थी उनको 18% में शिफ्ट किया। उसके बावजूद भी जीएसटी के अंदर जो कलेक्शन आया इट वाज 1.96 लाख करोड़, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। तो एक तरह से देश के अंदर कंजम्पशन डिमांड बढ़ा है, देश के अंदर लोग एक तरह से खर्चा कर रहे हैं क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम उनके हाथ में आ चुकी है। सरकार ने जीएसटी 2.0 रिफॉर्म किया है देश के अंदर डिमांड बढ़ाने के लिए, और टैक्स रेवेन्यू लो करने से लोगों के हाथ में पैसा आया, लोगों ने अपने दिनचर्या में खर्चा करना चालू किया। देखिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों के दाम 1.5-2 लाख रुपया कम हो गए थे। इससे लोगों को इंसेंटिवाइज हुआ कि वो एक तरह से खर्चा कर सके इकोनॉमी में। इकोनॉमी में जब खर्चा होता है तो लोगों ने अच्छा देखिए, लोगों ने बहुत ज्यादा कंजम्पशन भी किया। इससे क्या हुआ, हमारी जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है, जैसे लिस्टेड कंपनीज है स्टॉक मार्केट में, उनके पास भी प्रॉफिट उनका बढ़ गया। टाटा स्टील जैसी कंपनी के अंदर प्रॉफिट बढ़ा है 272%, एयरटेल के अंदर 89% बढ़ा। हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक के भी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गए। देखिए, इससे समझ में आ रहा है कि एवरी लिस्टेड कंपनी जो अभी अपना रिजल्ट दे रही है, अच्छे रिजल्ट दे रही है, जिसके कारण वहां पर एक तरह से रीवैल्यूएशन हो रहा है और स्टॉक मार्केट भी बढ़ता जा रहा एक सवाल इसी सब से जुड़ा हुआ मैं पूछना चाहती हूँ, ये कि जो हम सब देख रहे हैं कि ग्लोबल टर्मोइल है, इकोनॉमिक कोलैप्स और ये सारी चीजें दुनिया भर में ये सब बना हुआ है, उसके बावजूद भी जो इंडिया है उसकी जो स्टेबल जो ट्रेजेक्टरी है, ये क्या इसके पीछे का रीजन है? क्या पॉलिसी क्रेडिबिलिटी का रिजल्ट है या फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका बाय प्रोडक्ट? देखिए, दोनों चीज है। सबसे पहले तो वी आर अ ग्रोइंग इकोनॉमी। फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्ल्ड के अंदर 6.7 और 7% ग्रोथ कोई भी इकोनॉमी नहीं कर रही है, भारत ही कर रहा है। सेकेंड, हमारा 35 ईयर्स के नीचे जो हमारी पॉपुलेशन है, दैट इज अराउंड 67%। 67 ऑफ द परसेंट ऑफ आवर पॉपुलेशन इज अंडर द एज ऑफ 35। वो एस्पायरिंग पॉपुलेशन है, स्किलफुल पॉपुलेशन है, काम कर रही है, जिसके कारण भारत के अंदर ग्रोथ फिगर्स बढ़ रहे हैं। और एक चीज देखिए कि भारत की गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी लिए है, इसके कारण उन्होंने अपना फिस्कल डेफिसिट कम किया है। डेब्ट टू जीडीपी रेशियो अभी कंट्रोल में है। अब एक आपको ये बता देता हूँ, जो हमारा डेब्ट टू जीडीपी रेशियो कोविड के बाद 90% तक पहुंच चुका था, वो अभी 81% पहुंच चुका है। और हमारा फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी वो 5% के नीचे आ गया। अंबर जी, सबसे बड़ी बात है कि भारत की गवर्नमेंट ने एक तरह से स्ट्रॉन्ग फिस्कल पॉलिसी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज करने के बाद एस&पी स्टैंडर्ड एंड पुअर ने हमारी जो रेटिंग है वो ट्रिपल बी कर दी है। 18 साल बाद उन्होंने भारत की रेटिंग जो है रीवैल्यू किया। जापान की एक रेटिंग एजेंसी, उन्होंने भी भारत की रेटिंग को बढ़ाया। अब जब आपकी रेटिंग बढ़ती है तो बाहर से आप कर्ज सस्ते दर पे ले सकते हो, और इसका फायदा हमारे इंडस्ट्रीज को भी मिलता है। ये सब एक तरह से भारत के अंदर जो गवर्नेंस है, एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है, उसके लिए उन्होंने भारत की गवर्नमेंट की सराहना की है। पब्लिक सेक्टर में रिफॉर्म्स आ रहा है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, और पीएलआई स्कीम से बहुत सारी इंडस्ट्रीज को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। भले ही वो रेयर अर्थ मिनरल्स हो, सेमीकंडक्टर्स हो, डिफेंस हो, एरोस्पेस है, एविएशन है, फिर बाद में न्यूक्लियर रिएक्टर्स के हैं, सब जो इंडस्ट्रीज है भारत के अंदर आ रही है। देखिए, अभी ये इंडस्ट्रीज भारत में लग रही है, 1-2 साल में इसके अंदर प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। सेमीकंडक्टर्स के लिए धोलेरा में एक तरह से टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ताइवान की कंपनी के साथ, उन्होंने 91,000 करोड़ का प्लांट लगा रहे हैं। साल भर के अंदर वो ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। भारत के अंदर सेमीकंडक्टर चिप्स बनना चालू हो जाएगा। बहुत सारी कंपनी को एनकरेज किया जा रहा है कि यहाँ पर खनिज जो पदार्थ है उसका एक्सट्रैक्शन करके यहीं पे रिफाइनिंग करने के लिए, उसके लिए भी पीएलआई स्कीम दे रहे हैं। तो साल 2 साल में तो ये सारे प्रोजेक्ट्स इंडस्ट्री लगने की दे रहे हैं। उसके बाद तो भारत के अंदर ही एक तरह से प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, जिसके कारण हमारा ये ट्रेड डेफिसिट है वो भी कम होता जाएगा। आज बताया जाता है कि हमारा जो चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट
इट इज मोर देन $100 बिलियन। इसको कम करने की जरूरत है, और इसी के लिए एक तरह से भारत के अंदर इंडस्ट्रीज आ रही है, लोग यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, जिससे भारत को फायदा पड़ने वाला है। अब देखिए, भारत के अंदर मेक इन इंडिया में जो प्रोडक्शन हो रहा है, सैमसंग ने अपनी पूरी सप्लाई चेन चाइना से उठा के भारत लेके आ रहे हैं, एप्पल लेके आ रहा है, और भी कंपनीज भारत के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक तरह से यहाँ पर जो पॉलिसी रिफॉर्म्स किया है मोदी गवर्नमेंट में, जो बड़ी कंपनीज है उनको भारत के ऊपर विश्वास भी है। देखिए, जिस H1B वीजा के ऊपर ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में पीटर नवारो, लुटनिक और सब लोगों ने इतना भारत के ऊपर जो तोहमत लगाई है, वो ट्रम्प ने अभी यू टर्न कर लिया है। उन्होंने बोला है एक चैनल में कि हमें भारतीय H1B वीजा होल्डर चाहिए, क्योंकि टैलेंट जो है भारतीयों में है। ये एक तरह से अमेरिकन राष्ट्रपति के अंदर एक चेंज ऑफ हार्ट आ चुका है, रियलाइजेशन आ चुका है कि H1B वीजा के बगैर वो भारत के जो इनफैक्ट एप्लीकेंट्स उमेश है। जी, मार्जरी टेलर ग्रीन जो वो कांग्रेस वुमेन है, उन्होंने ये बिल डाली थी H1B वीजा को पूरी तरह से वो करने के लिए, और तो उन्होंने उनको इनफैक्ट ल्यूनाटिक और इस तरह की कुछ कुछ उनको बोला है। लेकिन उमेश जी, एक बात जो मूडीज क्लियरली बोलता है वो ये कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो कॉशियस है। तो यहाँ पर ये सवाल निकल कर आता है कि इंडस्ट्री इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रही है जब डिमांड स्ट्रॉन्ग है? तो देखिए, इंडस्ट्रीज जॉब क्रिएट नहीं कर रहा है, इंडस्ट्रीज लार्ज स्केल ऑटोमेशन अडॉप्ट कर रहा है, और वो अपने कॉस्ट कम करता जा रहा है। देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। ये यहाँ पर नहीं हो रहा है, हर जगह हो रहा है। अमेजॉन जैसी कंपनी 6 लाख रोबोट्स को एम्प्लॉय करेगी नेक्स्ट 5 इयर्स में। उन्होंने बोला है कि हम अपनी एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स को हटाएंगे नहीं, पर नई वर्कफोर्स में वी विल बी यूजिंग रोबोट्स। यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ने एक तरह से केपेक्स नहीं किया, क्योंकि उनको एक जो भारत के अंदर जो टैक्स स्ट्रक्चर है थोड़ा अभी भी कॉम्प्लेक्स है। कहीं ना कहीं उनको भारत के जो डिमांड है वो सस्टेन होती हुई नजर नहीं आ रही है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो इंडियन कंपनीज है, देखिए भारत के अंदर इनके ऊपर टैक्स 25% है कॉर्पोरेट्स पे, जबकि इंडिविजुअल्स पे कर रहे हैं 35%। इनको इतना बेनिफिट देने के बावजूद दे आर नॉट इन्वेस्टिंग। तो ये कंसर्न का एरिया है। प्राइवेट्स के पास पैसे पड़े हैं, वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं कैपेसिटी एक्सपेंशन पे, और वो सोच रहे हैं कि सारा काम गवर्नमेंट करे। तो गवर्नमेंट कितना करेगा? गवर्नमेंट का एक लिमिटेशन होता है। हमारे जो कॉर्पोरेट है एग्जैक्टली ये सवाल मैं उमेश जी आपसे पूछना भी चाह रही थी कि जो गवर्नमेंट का अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर पुश देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आता है, लेकिन प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स हैं वो पूरी तरह से पीछे नजर आते हैं। तो क्या ये पूरा मॉडल जो है वो सस्टेनेबल है? देखिए, गवर्नमेंट की भी एक लिमिटेशन है, अल्टीमेटली प्राइवेट को आना पड़ेगा, और अगर वो नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो जो प्राइवेट सेक्टर जो कैश लेके बैठे हैं, वो भारत की ग्रोथ स्टोरी को मिस करेंगे, और विदेशी कंपनियां यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर रही है। देखिए, एक कंपनी है Hyundai, उसने अभी कोचिन शिपयार्ड के साथ एक तरह से उन्होंने अभी करार किया है, और आज भारत के CDS ने भी भारत की प्राइवेट कंपनीज को वार्न किया है कि आपको नेशनलिज्म दिखाना पड़ेगा। अगर आप कमिटमेंट करते हो देन यू विल हैव टू डिलीवर। कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनीज को एक तरह से बोला जा रहा है कि आप नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोचो, आप सिर्फ अपने प्रॉफिट्स के बारे में मत सोचो। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि, और देखिए, प्राइवेट सेक्टर अगर इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं एक तरह से GST डिपार्टमेंट और जो टैक्स वाले जो हैं ब्यूरोक्रेसी, उनके भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है। ब्यूरोक्रेसी आज तक बहुत सारे इश्यूज को सॉल्व नहीं कर पा रही है, वहां पर भी इश्यूज हैं। देखिए अमर जी, कोई भी अपने बुक्स में कैश रखना नहीं चाहेगा अगर वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर अभी भी मोर रिफॉर्म्स की जरूरत है, टैक्स की रिफॉर्म्स की, और भी बताते हैं क्लियरेंसेस की। देखिए, मोदी जी तो काम कर रहे हैं, निर्मला सीतारमन जी काम कर रहे हैं, अल्टीमेटली काम होता है ब्यूरोक्रेसी से। अगर ब्यूरोक्रेसी काम करे बरोबर और दुरुस्त होके काम करे और एक तरह से नया उनके अंदर मिले, तो आई थिंक सो ग्रोथ और भी बढ़ सकती है। और अभी तो 8th पे कमीशन भी आने वाला है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी की सैलरीज भी धमाकेदार बढ़ रही है, 2.86% बढ़ रही है, सोच लीजिए।
जिस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 18,000 मिलते थे वो अभी 51,000 मिलेगा नेक्स्ट ईयर से। तो गवर्नमेंट ने तो उनके बारे में ख्याल रखा है, बट इट इज हाई टाइम दैट इवन जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी अपनी एफिशिएंसी दिखाए। हर वक्त हम प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज अगर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म स्टिल परसिस्ट इन स्पाइट कुछ भी बोला जाए। ये भी मैं एक तरह से जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जितने लोगों से बात करता हूँ इन प्राइवेट, उन्होंने ये बोला है। उमेश जी, एक सवाल मैं आपसे और जानना चाहूंगी कि क्या जो 2027 की हम बात करते हैं, 2027 तक जो भारत है वो मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ को जो है वो बढ़ा पाएगा, या फिर कंजम्पशन जो है वही हमारा मतलब बैकबोन बना रहेगा? देखिए, हम अभी जो इतनी इंडस्ट्रीज बन रहे हैं, प्लांट्स हम्म। लगाए जा रहे हैं, मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं, और मेरा ये मानना है कहीं ना कहीं आई फील दैट भारत के अंदर एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बूम आ ही रहा है। प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग देशी कंपनियां नहीं कर रही है, पर विदेशी कंपनियां भारत में आके इन्वेस्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं उनको भारत की ग्रोथ रेट पर विश्वास भी है। और जैसे मैंने आपको बताया था, S&P की जो रेटिंग है, भारत की रेटिंग उन्होंने 18 साल बाद अपग्रेड की है। उसके बाद हमारा जो 10 ईयर गवर्नमेंट यील्ड बॉन्ड था 6.51% था, वो गिर के 6.40% हो गया। एक और एक चीज है, भारत के जो सेंट्रल गवर्नमेंट डेट है वो 197 लाख करोड़ है, और हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट डेट है वो 94 लाख करोड़ है। दोनों मिला के अगर देख ले जाए तो 281 लाख करोड़ है। और हमारी जो जीडीपी है वो 340 लाख करोड़ के आसपास कुछ है, 340 लाख करोड़ पूछ लीजिए। तो कहीं नहीं, अभी भी हमारा डेट टू जीडीपी एक तरह से कम ही है, और हमारा फिस्कल डेफिसिट भी कंट्रोल में है। तो ये बहुत अच्छी बात है। सरकार बहुत देख समझ के काम कर रही है, फाइन बैलेंसिंग कर रही है, वेलफेयर स्कीम्स पे भी काम कर रही है। आप देखिए 80 करोड़ लोगों को फ्री में वो अनाज दे रहे हैं, और आयुष्मान भारत योजना जो लार्जेस्ट हेल्थ केयर स्कीम है उसको भी चला रहे हैं। ये सब कुछ ना कुछ मैं योजना बता रहा हूँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि अ, काम तो हो रहा है भारत के अंदर, और सरकार डेलिकेट बैलेंसिंग कर रही है, जिसमें वो सारे सेक्टर्स की नीड को एड्रेस करने की भी कोशिश कर रही है। जहाँ पे जरूरी है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की सैलरीज भी बढ़ाई है, प्राइवेट सेक्टर को भी इंकरेज कर रहे हैं, सब जगह रियायत दे रही है। गवर्नमेंट ने अपना काम कर दिया है। अब हमारी बारी है कि हमें कुछ ना कुछ इंक्रीमेंटल ग्रोथ करना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जितना कर सकती थी वो कर चुकी है। देखिए, भारत के अंदर जो आज जो रेवेन्यू है वो अकबर जी 35 या 36 लाख करोड़ है, ठीक है। और हमारा जो खर्चा है 52 लाख करोड़ है। आप सोचिए, 16 लाख करोड़ का एनुअल डेफिसिट हमारे पास अभी भी रहता है। 11 से 12 लाख करोड़ जो हमारी रेवेन्यू होती है 36 लैक्स की, हम इंटरेस्ट पेमेंट्स में देते हैं। 7 लाख करोड़ हम डिफेंस में देते हैं। देखिए, अगर ये सब जोड़ा जाए तो डेफिसिट होता रहता है। गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कर्टेल करने का, पर रेवेन्यू भी बढ़ने की जरूरत है, ग्रोथ भी चाहिए, डेवलपमेंट भी चाहिए। तो सबके लिए सरकार ने अभी जो बेस्ट ऑफ द काम कर सकते थे वो कर चुके हैं। इट इज जी। टाइम फॉर प्राइवेट सेक्टर टू इन्वेस्ट, गवर्नमेंट सर्वेंट्स ब्यूरोक्रेसी टू टू डिलीवर, और भारत के जो लोग हैं उनको भी डिलीवर करने की जरूरत है विद एनहांस प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, एंड समथिंग गुड हैज टू बी डन फॉर द नेशन। जी। उमेश जी, चाइना की हम हालत जानते हैं। चाइना में इकोनॉमिक स्लो डाउन है, और जो जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हम पूरे दुनिया में देख रहे हैं उस सब की वजह से क्या हम भारत को ये कह सकते हैं कि जो ग्लोबल कैपिटल है उसकी फर्स्ट चॉइस बनता जा रहा है? आज भी मैं बता देता हूँ, भारत फर्स्ट चॉइस नहीं है। भारत आज आज नहीं, भी मतलब फर्स्ट चॉइस। बनता जा रहा है, मैंने कहा है, मैंने ये नहीं कहा कि है। मैं कह रही क्या ये बनता जा रहा है या उस प्रोसेस में देखिए, है? प्रोसेस में जरूर है, पर आज की डेट में वियतनाम, अभी जो जितनी भी कंपनी चाइना से शिफ्ट हो रही है वो वियतनाम जा रही है, मेक्सिको जा रही है। ट्रेड उनका यूनाइटेड स्टेट से बहुत हद तक बढ़ चुका है। बट भारत का अभी भी एक तरह से
अभी भी हम अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं इतने बड़े इन्वेस्टमेंट्स। तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ करने का एक तरह से करना बाकी है, और इसकी के लिए मैं बोल रहा हूँ हमारी ब्यूरोक्रेसी को चेंज होने की जरूरत है। दे नीड टू चेंज बिग टाइम। अच्छा, ताकि और हम इन्वेस्टमेंट ला सकें, प्राइवेट देखिए, इन्वेस्टमेंट, मैं फॉरेन आपको इन्वेस्टमेंट। बताता हूँ, मैं चेन्नई में हूँ, ठीक है। यहाँ पर एसआईआर हो रहा है, सारा पूरा फॉर्म इन्होंने तमिल में भर के रखा है। अब आप सोच लीजिए, हर जगह तमिल के बोर्ड सब डाल रहे हैं। अगर कोई बाहर से आदमी आता है और उसको तमिलनाडु में फैक्ट्री लगानी है, सारे बोर्ड्स आप तमिल में लग के रखे हो, फॉर्म्स आपने तमिल में करके रखा, किसको मालूम रहेगा तमिल का? ये एक तरह से प्रॉब्लम है। ये एक तरह से हर स्टेट में हो रहा है। आप महाराष्ट्र में चले जाओ तो वहां पे मराठी का बात करेंगे, आप कर्नाटका में चले जाओ तो कन्नड़ की बात करेंगे। ये सब जो चीज होती है, एक्चुअली दिस किल्स द इन्वेस्टमेंट। और सेकेंड सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो सिटीज है, वहां पर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरह से चरमरा गया। ये सब चीजें ठीक करने की जरूरत है ऑन अ बेसिक ग्राउंड लेवल। तो जब तक हम ये सब चीजें एड्रेस नहीं करेंगे, हाउ कैन वी थिंक एक्सपेक्ट थिंग्स टू इम्प्रूव? दिल्ली के अंदर देख लीजिए, एक्यूआई कितने टाइम से 600-700 के आसपास जा रहा है। हाउ कम वी कैन अलाउ दिस थिंग्स टू एग्जिस्ट? 10 से 11 साल से तो मैं देख रहा हूँ, कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। जी। भले उधर आप गवर्नमेंट हो या अभी बीजेपी गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, पर रूट ऑफ द प्रॉब्लम जो है वो एड्रेस नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये दिल्ली में ये समस्या को सुधारने के लिए, या फिर चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, ऐसे जितने भी मेजर सिटीज जहाँ पर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको मेजर पॉलिसी लेवल पर चेंजेस करने पड़ेंगे। पूरी जो इंडस्ट्रीज हैं उन सबको यहाँ से हटाना पड़ेगा, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, और पूरा आप ट्रैफिक, कितना कुछ ऐसा है जो आपको बहुत बड़े लेवल पर आपको बदलाव करने पड़ेंगे, और ये ऐसे नहीं होगा। और ऑफ कोर्स हम सबको भी बदलना पड़ेगा। उमेश जी, एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि 2027 तक क्या जो दुनिया की 3 बड़ी इकोनॉमी की बात करते हैं, क्या उसमें आने की जो रेस है वो भारत जीत चुका है, या अभी थोड़ी और मेहनत बाकी है? देखिए, हमारी जो इकोनॉमी है आज की हम्म। डेट में 5th और 4th के बीच में शटर डाउन कर रही है। कभी हम जापान को ओवरटेक कर देते हैं, कभी जापान हमसे आगे चल रहा है। तो अभी भी हम 4th और 5th के बीच में ही। थर्ड बढ़ने में टाइम लगेगा, कम से कम मेरे हिसाब से 2-3 साल और लगेंगे। और 2028 तक पॉसिबिलिटी लग रहा है, क्योंकि जर्मनी जो है अभी रिसेशन में आने वाला है या आ चुका है। उधर ग्रोथ रेट नजर नहीं आ रही है। भारत की ग्रोथ रेट बढ़ रही जरूर है, पर व्हाट वी नीड इज की ग्रोथ के अलावा आपकी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ने की जरूरत है। यहाँ पर सिटीज को ठीक करने की जरूरत है, पब्लिक सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की जरूरत है, सिविक सेंस लाने की जरूरत है लोगों के अंदर, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर को लाने की जरूरत है। और एक और एक चीज है कि यहाँ पर रेवड़ी बांटने से अच्छा, जैसे मैं अभी केंद्र सरकार जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसको भी क्रिटिसाइज कर रहा हूँ कि आप जो महिलाओं को पैसे बांट रहे हैं, उसके बदले आप अच्छे रोड बनाइए। कुछ वो पैसा कुछ अच्छे कामों में यूज होता है, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उसके लिए यूज होता तो मुझे खुशी होती। बट एक तरह से अभी आप इलेक्शन जीतने के लिए कंटिन्यूअसली अभी 12 राज्यों में जो महिलाओं को अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने स्कीम चालू करके रखी है, लाडली बहना, गृह लक्ष्मी, सारी लक्ष्मी इन्होंने चालू करके हमारा जो एक्सचेकर का पैसा है वो लुटा रहे हैं। तो अभी ऐसी बात है कि इलेक्शन हो चुके हैं, जो सही चीज है हमको बोलने की जरूरत है। अभी हमें इन्वेस्टमेंट्स चाहिए इन जो हमारा सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर है सिटीज में, उसको ठीक करने की जरूरत है। तो सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसा उधर लगाने की जरूरत है, फ्रीबीज में नहीं। दिस इंक्लूड्स बीजेपी, कांग्रेस एंड ऑल द ऑपोजिशन पार्टीज। सब लोग ये काम कर रहे हैं। अल्टीमेटली हमारा टैक्स पेयर का पैसा है, दिस इज गोइंग फॉर हम भले ही आप 1,500 2,002, जैसे बिहार इलेक्शंस के टाइम पे पहले भी 10,000 रुपया ट्रांसफर किया गया, ठीक है, सब बढ़िया है। अल्टीमेटली अगर वो पैसा यूज होता, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी काम के लिए यूज होता तो बेहतर होता। और इससे क्या होता है, राज्यों की फिजिकल सिचुएशन बढ़ेगी। अल्टीमेटली क्या होता है अमर जी, टैक्सेस बढ़ते हैं, आपके प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ेंगे, आपकी स्टैंप ड्यूटी बढ़ेगी, आपका वाटर टैक्स बढ़ेगा, प्रोफेशन टैक्स बढ़ेगा।
ट्रेड लाइसेंस बढ़ेगा, गवर्नमेंट को बिजली के दाम बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि बिजली फ्री में दे रहे हैं कुछ लोगों को, तो हमें कौन करना पड़ता है, अल्टीमेटली वो पैसा हमारे यहाँ से कम होता जाएगा, जो टैक्स पेइंग पॉपुलेशन है उनके हाथ से पैसा धीरे धीरे वापस कम हो जाएगा, तो वो वापस वही कुचक्र में आ जाएंगे। तो ये कम करने की जरूरत है, और जब तक ये कम नहीं हुआ, भारत के अंदर वेरी सून, मेरे हिसाब से अगर यही चलता रहा, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है। कभी भी नहीं हुआ है, बट आज की डेट में ग्लोबल सिचुएशन खराब होता जा रहा है। फिनेंशियल, एक तरह से लोग बोल रहे हैं कि ग्रेट फाइनेंशियल रीसेट आ सकता है, और उस दौरान देख रहे हो कि रेवड़ियां बांट रहे हैं। अगर रेवड़ियां बांटो, पर एक तरह से प्रोविजन लाओ कि आप कैसे उसको फंड करोगे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 1000 रुपए नहीं, 10,000 नहीं, 50,000 दीजिए, पर वो पैसा कैसे आप फंड करोगे उसकी भी रूपरेखा दीजिए, ये जरूरी है। बिल्कुल उमेश जी, इसीलिए कहते हैं कि नंबर्स बहुत जरूरी है, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है वो उससे भी बहुत ज्यादा जरूरी नजर आती है। उमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी।